अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सेनेट के इलेक्शंस कल और बहुत ही गहमा-गहमी हम देख रहे हैं। इधर-उधर से जनाब खबरें आ रही हैं कि किसके वोट चोरी हो रहे हैं, किसके वोट नहीं चोरी हो रहे हैं, चोरी करने वाला कौन है और पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। एक अजीब-सी कैफ़ियत यानी मैं समझता हूँ कि जिसमें इस पूरी गेम में मुझे कहीं भी असूल परस्ती या कोई भी ऐसी अखलाकियात वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन ज़ाहिर है यही हमारी सियासत का हाल है, उसी को हमने देखना है। इसके अलावा शरीफ़ैन के केसेस चल रहे हैं, उनका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उसको रिपोर्ट भी नहीं किया जा रहा और रिपोर्ट किसने करना होता है? मीडिया ने। मीडिया को भी ज़रा थोड़ी-सी ज़रा ज़रा उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो मीडिया है ये किस तरफ जा रहा है? इसकी कोई अखलाकियात इसके अंदर भी हैं या नहीं है? या इसकी भी कोई प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या नहीं है? हो क्या रहा है, इसका पूरी सिचुएशन का तजिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, लंदन से हमारे दोस्त, द लंदन पोस्ट के रोहे रवां हैं। डॉक्टर शाहिद अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएँ कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है हम एक तो हफ्ता पहले की बात है जब ये गिलानी साहब का वाक़या हुआ था, तो उसमें हम देख रहे थे कि उन्होंने वोट तोड़ लिए इनके। जो भी है उन्होंने गेम की और वो ज़रदारी साहब का जो एक रेपुटेशन है उसको उन्होंने बिल्कुल उसको सच साबित किया। और अब जो सूरत-ए-हाल है चेयरमैन के इलेक्शन पे और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन पे, वो क्या सूरत-ए-हाल है? ये तकरीबन 50 और 49 के ऊपर गेम आ चुकी हुई है। देखिए, बात ये है कि जो सेनेट का जो इलेक्शन है उसमें तो संजरानी साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। और जो डिप्टी चेयरमैन है वो उन्होंने नॉमिनेट किया पीटीआई ने सुबह केपीके से। तो हाँ, ये क्वार्टर दो से। उन्होंने दोनों प्रोविंसेस को जो है वो कर दिया है। एएनपी का और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का अलायंस है। बलूचिस्तान के अंदर उनके मिनिस्टर्स हैं। तो एएनपी के एक्सपेक्ट किया जाता है कि हो सकता गो के वो पीडीएम का मेंबर है एएनपी, लेकिन हो सकता है कि वो संजरानी साहब को वोट दें। फिर वो जो चार जो सेनेटर हैं, आज़ाद सेनेटर हैं, लेकिन वो नून लीग की सीट पे आए थे, लेकिन वो बाद में आज़ाद हो गए क्योंकि नवाज शरीफ नाअहल हो गया था। तो वो हैं। फिर एक दो आज़ाद भी थे, वो भी शामिल हो गए पीटीआई में। तो वो इस वक्त चूंकि गेम जो है वो बिल्कुल हैंड ऑन है। और ये मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान की अगर कोई एजेंसी का कोई बंदा बैठा हो तो वो उस अगर वो सही काम कर रहा हो तो उसके लिए ये बेहतरीन मौका ऐसा है ये देखने के लिए कि कौन कहाँ कहाँ से पैसे ले रहा है, किस किस को किधर किधर से, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना बेरियम मील। यानी वो एक्सरे से पहले वो आपको खाना दे देते हैं, उसके बाद आपका एक्सरे करते हैं, वो एमआरआई स्कैन करते हैं, तो उसमें वो पता चलता है कि ये किधर किधर गया है जो है ना ये चीजें। तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग कर रहे होंगे कि फ्रांस का क्या इसमें रोल है, क्योंकि जरदारी साहब के फ्रांस में भी बिल्डिंग है, महल इन्होंने बनाए हुए हैं, बरतानिया में भी है और अमेरिका में भी है, दुबई में भी है। तो इन्होंने तो सारी जगह भी पैर फैलाए हुए हैं। अब कल औरत मार्च में फ्रांस का झंडा भी लहराया गया, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है। और बिल्कुल वो इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो शराफिया है वो इंतहाई ना सिर्फ बद किरदार है, बल्कि वो उसको इस्लाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको कोई किसी किस्म का वो नहीं है। फ्रांस का झंडा लहराने का मतलब ये है कि आप तौहीन रिसालत के स्टेट जो कर रही है तौहीन रिसालत, आप उसकी उसका साथ दे रहे हैं। तो ये जो है वो इस सो कॉल्ड औरत मार्च में हुआ है। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये हुई है कि जो 50 से प्लस जो एनजीओज हैं वो डायरेक्ट फॉरेन फंडिंग ले रही हैं दूसरे मुल्कों से। और एक प्रोग्राम में मैंने आपको ये बताया, याद होगा मैंने कहा था कि ये जो बैंक्स की तरह ये जो एनजीओज भी है ना, ये भी नॉन स्टेट एक्टर्स। और इस वक्त जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है उसमें इन एनजीओज का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि जो पाकिस्तान को तोड़ने की जो साजिश है, यानी 18वीं तरमीम को जिस तरीके से उन्होंने लॉन्च किया और उन्होंने उसको एक ट्रैक पे डाल दिया कि कुछ अरसे के बाद ये खुद ब खुद ही मुल्क जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि 18वीं तरमीम के अंदर जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है उससे तो कोई भी मुल्क सस्टेन नहीं कर सकता। तो उस सारे मामले में जो एनजीओज हैं उनका बड़ा अहम रोल है, उनकी फंडिंग का, उनके इन्फ्लुएंस का बड़ा रोल है। तो ये इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है उनको अपने पॉलिटिशियंस को बिल्कुल उसी तरह ही लुक आफ्टर करना चाहिए जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को लुक आफ्टर करती है, चील से बचाने के लेकिन लिए, वो लेकिन वो क्योंकि ये वल्नरेबल हैं। या
कई मुर्गी के ऐसे बच्चे जी भी जी। होते हैं ना जो नाहंजार होते हैं। देखें फिर जब ऐसे कोई बच्चे हों तो फिर उनके लिए आप बारबेक्यू कर लेते हैं, और भी बहुत सारे जो है वो नए मुर्गी ले आते हैं, नए बच्चे ले आते हैं। तो कोई भी स्टेट जो है वो कभी इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करती कि कोई उसका जो सियासी या इस तरह का जो लीडर है वो इस तरह की हरकतों में, इस तरह की चीजों में मुलविस हो, क्योंकि सेनेट के अंदर लेकिन लेकिन सिक्योरिटी डॉक्टर कमेटीज होती साहब, हैं, डिफेंस हमारी कमेटी के हमारी अंदर बड़ी। हमारी जो स्टेट है ना, हमारी जो स्टेट है वो बड़ी माशाल्लाह सखी दिल है। बहुत उनके यहाँ फरावानी है और बहुत ही वसीउल कल्ब हैं। वो इस तरह की चीजें बर्दाश्त करते रहते हैं, जो मर्जी होता रहे। मैं आपको बताऊं, कई लोगों को मैं जानता हूं। मुझे ये फॉरेन ऑफिस के एक बहुत ही हाईली प्लेस्ड किसी बंदे ने बताया था कि कई ऐसे लोग हैं जो ये INGOs जिनको हम कहते हैं, इंटरनेशनल NGOs, इनके लोग हैं जो कि बाय फॉरेनर्स हैं और वो पाकिस्तान में आए हुए हैं। दे आर आउट ऑफ स्टेटस, उनका स्टेटस कोई नहीं है, उनके पास वीजाज उनके खत्म हो चुके हुए हैं काफी देर से, एंड दे आर स्टिल इन पाकिस्तान एंड पीपल नो इट। देखें, एक तो ये ना कि किसी को पता नहीं है, पीपल नो इट कि देयर स्टेटस इज गॉन, ठीक है, एंड येट नोबडी इज पुश्ड अबाउट इट। देखिए बात ये है कि जो जो आज आके जो है ना, ये बेनजीर हो या जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, ये पिछले 20-25 साल में जो है ये फौज को ब्लैकमेल करते रहे हैं। आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ पर जब भी केस चलता था तो LOC के ऊपर बॉम्बिंग बढ़ जाती थी, LOC के ऊपर ये सारी चीजें जो है ना वो चीजें आगे बढ़ती थी, इस तरह की मामला जो थे ना वो उस पर टेंशन बढ़ जाती थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो मोदी जो है वो इस तरह की चीजें करता था। अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट इस वजह से है कि अफगानिस्तान के अंदर मामला जो है वो हल हो रहे हैं। हमारे जो मीडिया है पाकिस्तान का, उसको उस पे आप कोई भी चैनल लगा लें, वो आप बार बार मरियम नवाज की, वो मरियम औरंगजेब, ये नून लीग की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। उनको कोई गर्ज नहीं है कि जो हमारे इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं वहां पे क्या हो रहा है या इंडिया में क्या हो रहा है। जैसे आपने भी प्रोग्राम किया था वो फ्रीडम हाउस की जो डिग्रेडेशन ऑफ इंडिया ऑन द इश्यू ऑफ डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ जो अच्छा, है। ये अब ये इतनी इस बड़ी पे हम खबर आते है हैं। कि CNN में। इस पे मैं आता हूं, क्योंकि मीडिया जी को हमने एज ए सब्जेक्ट टच करना है। लेकिन पहले थोड़ा सा ये मुर्गी के बच्चों का बताएं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है कल, इसमें कितने मुर्गी के बच्चे जो हैं, चूजे जो हैं, वो इन्होंने इधर उधर जाना है, कितनों को दाना डाल दिया गया है, और रिजल्ट के किस किस्म की मुर्गी के कितने बच्चों के रिजल्ट आने के चांसेस हैं, और क्या सिंधरानी साहब जो है जीतने वाले हैं या गिलानी जीतेगा? देखिए जी, जो नजर आ रहा है इमरान खान को भी एक्सपीरियंस हो गया, और जिस तरीके से मरियम नवाज ने फौज को और ISI को और बाजवा को, जनरल बाजवा को गालियां निकाली हैं, तो मेरे ख्याल से कोई गैरतमंद होगा तो वो अपना पूरा इन्फ्लुएंस और सिक्योरिटी के नाम पे और सिक्योरिटी को सामने रखते हुए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे और इन क्रिमिनल लोगों से पाकिस्तान की जान छुड़ाने। क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का मामला है, ये जो सो कॉल्ड मुक्तदर इदारे हैं उनकी एग्जिस्टेंस का मामला भी है। ये सारी जो आपकी जितनी ये मस्ती है ना, ये जो राज खान की मस्ती है, ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से है। अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो ये सारी मस्तियां भी खत्म हो जाएंगी। आप फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इफ देयर इज नो इफ यू डोंट हैव एन आर्मी, देन देयर विल बी समवन एल्सेस आर्मी कम टू यू। तो आपको ये सारी चीजें उस जो बबल में रहते हैं, उस वैक्यूम में जो रहते हैं, आप उस वैक्यूम से बाहर निकले और आप बोल्ड स्टेप लें। जरूरी नहीं कि आप सामने आके लड़ें, जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं आप उनको हाँ, इस्तेमाल करें ठीक है। शरीफों के अच्छा अच्छा ब्लैकमेल से अच्छा, और आप इन जरा थोड़ा सा क्रिमिनल्स के थोड़ा सा ब्लैकमेल मुझे से बाहर निकलें। थोड़ा सा मुझे ये शरीफों के जो केसेस लगे हुए हैं, शहबाज शरीफ का भी केस चल रहा है, हमजा को भी बुलाया गया था, उसकी जरा थोड़ा सा लेटेस्ट रिपोर्ट बताएं, क्योंकि उसको भी रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। असल में हो क्या रहा है, अदालत के अंदर क्या हो रहा देखिए जी, आज हमजा शहबाज का जो था ना वो केस थी, उसकी हेयरिंग थी चौधरी शुगर मिल्स के केसेस के अंदर। चौधरी शुगर मिल में इन्होंने करोड़ों रुपए लगा के एक नाला बनवाया था अपने मिल को फायदा पहुंचाने के लिए। तो उसके गवाहान की भी हेयरिंग हुई। तो जब वो आया, हमजा शहबाज अदालत में आया, तो जो जेल सुप्रीडेंट था उसने जमा कराया उसके जमानत के कागज। तो जो जेल जो जो जमानत का जो कागज था, जो एग्जिट उन्होंने दिया होगा उसको, उस पे उसने साइन नहीं किए हुए थे बल्कि अंगूठा लगा हुआ था। तो जज साहब ने कहा कि ये लगता है अंगूठा आपने खुद ही लगा दिया है, आपने इससे साइन भी नहीं लिए।
तो उन्होंने हमजा को बुलाया और फिर उन्होंने कागज लिया और हमजा को कहा इस पे अंगूठा लगाओ, और उस पे अंगूठा लगवा के उन्होंने फोरेंसिक के लिए भेज दिया। तो अगर ये किसी अंगूठा किसी जेलर का आ गया बीच में, ये हमजा का ना हुआ, तो इस पे तो जेल सुपरिटेंडेंट तो गया। और फिर ये हमजा भी जो है ना, ये जाहिर है ये नौसरबाज लोग हैं, और हमारी जो स्टेब्लिशमेंट कुछ है भी नहीं वहाँ होना, की, ये जो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, पुलिस वाले, ये शायद सब कुछ उनसे भी मिले हुए नहीं हैं, होना। ये मैं उनके आपको साथ बताऊं, मिले हुए हैं ऑलरेडी। मैं आपको पर्सनल बताऊं, लोगों को तो छोड़ दें, मैं अपना पर्सनल बताऊं, मुझे अब अपनी जुडिशरी के ऊपर कोई एतबार नहीं है। मुझे पूरी अपनी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई एतबार नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपनी स्टेट माँ होती है ना, ये वो लोग हैं जो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखते हैं। मैं दूसरा लफ्ज नहीं बोलता, लेकिन ये वो लोग हैं जो, इनमें से होंगे इल्ला माशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो देखते हैं कि हमें उन्होंने अच्छा, उसे मेरी ट्रांसफर कराई थी ना उन्होंने, बड़ी मेहरबानी, उसे मेरी प्रमोशन करा दी थी, चलो जी। ये नहीं देखते कि ये स्टेट के इंटरेस्ट में है या नहीं है, ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, उसको सेफ गार्ड करते हैं। देखिए बात यह है कि इमरान खान ने भी जो लोग अपने साथ, ये इशरत हुसैन और ये रजाक दाऊद जैसे लोग, अब इशरत हुसैन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एमबीबीएस होते जो मैट्रिक बार बार फेल। भाई अगर ये बंदा इतना ही अच्छा होता, कोई साइंसदान, ये कोई जबरदस्त बंदा होता, तो आज मुशर्रफ के साथ भी रहा और भी लोगों के साथ रहा, तो कुछ करके दिखाता है ना। ये ऐसे ऐसे बाबे लोग, 80-80 साल के लोग तूने अपने साथ बैठाए हुए, जो बैठे बैठे अपनी कुर्सियों में सो जाते हैं। मतलब एक आदमी की एक बायोलॉजिकल कैपेसिटी भी होती है किसी चीज को डिलीवर। अब उस जैसे लोग, और ये रजाक दाऊद है, ये तो है ही 2 नंबर आदमी है। बिजली चोरी, गैस चोरी, एफबीआर से ये जो है ना, टैक्स चोरी, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, सब्सिडीज। ये पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेस, ये कोई बिजनेस थोड़ी करते हैं, ये तो डाकू, व्हाइट करो, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। अब इन अच्छा, सारे वो लोगों को कैप्टन, इमरान खान ने वो अपनी जो गोद में बिठाया हुआ है, तो उसको वो चाहिए। जो है वो मिस कैलिबरी के जो शोहरे नामदार हैं, कैप्टन सफदर, उनको भी बुलाया गया था, उनका क्या हुआ? जी, कैप्टन सफदर साहब की को 2-3 दिन पहले यहाँ पे हाई कोर्ट में वो बेल एप्लीकेशन के लिए गए थे, क्योंकि उनको नैब लाहौर ने जो है वो तलब किया था आमदन से जायद एहसासों के केसेस के सिलसिले में। और वो सारा उन्होंने कैप्टन सफदर को वो वो सारी लिस्ट उन्होंने पहले भेज दी थी, जो मरीम नवाज के नाम पे अरबों रुपए की जमीन जो है वो लाहौर के इर्द गिर्द जो है वो पाई गई है। और वो सारी जो है उन्होंने इनलैंड रेवेन्यू से रिकॉर्ड निकलवा के वो उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा है कैप्टन सफदर को कि तुम भाई आके नैब में जवाब दो, ये तेरी बीवी है, तेरी तो तनख्वाही 1600 रियाल पर महीने पे तो काम करता था, तो ये इतनी सारी जायदाद जो है वो कैसे जो आई है। तो ये हुआ। अब जब ये केस लेके गए वहां हाई कोर्ट में, तो जज ने इसने कहा जी मेरे से बड़ी ज्यादती हो रही है, और मैं बड़ा सियासी वर्कर हूँ, और मुझे मेरी तो वहां पे भी इंक्वायरी हो रही है। अब जो नैब केपी के में जो इसकी इंक्वायरी, वहां पे भी इन्होंने अरबों रुपए की जमीन और जायदादें बनाई हुई हैं। तो जज ने कहा, हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आप हमारे साथ खड़े होकर झूठ झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप हमारे से द्रोह कोई कर रहे हैं अदालत में खड़े होके। वो जो वहां पे आपकी इंक्वायरी हो रही है वो एक डिफरेंट मैटर है, यहाँ पे जो नैब ने आपको बुलाया है वो आपका बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। तो आप हमारे सामने खड़े होके हमें झूठ बोल रहे हैं कि जैसे दोनों मामला एक ही तरह के हैं। तो उस पे जो है वो उन जज ने उनको शायद ये कहा कि आप जाएं, नैब के सामने पेश हों, जो सवाल वो पूछते हैं आप उन सवालों का जवाब दें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप आए हमारे पास। लेकिन जो ये चाहते हैं कि जी अदालतें इनको खुली छुट्टी दे, इसी तरह जैसे वो नसरुल्लाह जो है वो क्या नाम है, राना सनाउल्लाह जो केस है, अब 1 साल से ज्यादा हो गया वो बुरी जमानत पे चल रहा है। अभी तक उसने वो ड्रग्स केसेस के अंदर उसको वो अभी तक चार्ज नहीं हो सका वो। तो फिर बाहर आके ये सीना फैला के कहते कि जी देखें जी हमारे खिलाफ तो कोई जुर्म ही साबित नहीं हो रहा। अब भाई जब तुम चार्ज नहीं होने दे रहे, कभी तुम बीमारी का बहाना लगा देते हो, कभी तुम कुछ और। अब इसने जो मौजूदा बहाना लगाया वो ये था कि जी राना सनाउल्लाह पेश नहीं हो सकता क्योंकि वो असेंबली के इजलास में जा रहा है, वहां पे वोटिंग हो रही है। हालांकि राना सनाउल्लाह अपोजिशन तो गई नहीं वोटिंग करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जी 12 तारीख को जो हेयरिंग है इसकी, उस पर उन्होंने कहा कि जी वो वहां पे सेनेट की हेयरिंग वो हो रही है तो वो नहीं आ सकते। अब सेनेट की हेयरिंग तो कल हो रही, यानी इसका जो जज, इसका राना सनाउल्लाह का जो वकील है वो जज के साथ झूठ बोल रहा है। जो और वो खुद यानी सेनेटर जो भी नहीं है। उसकी हेयरिंग हो रही है, और वो सेनेटर भी नहीं, उसने क्यों वोट देना, उसका क्या ताल्लुक है इसके साथ सेनेट के इलेक्शन से। लेकिन वो इट हैज बिकम हर द वो ट्रूथ। बहाना, हर वो टूल, झूठ जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और जस्टिस को अवॉइड करने के लिए, और जस्टिस को मैनेज करने के लिए। आसफ अली जरदारी ने 525 से ज्यादा एडजर्नमेंट्स ली थी अपने
जब उसके खिलाफ केस चल रहे थे, और उसको जो रिहा किया गया था वो टेक्निकल ग्राउंड पे रिहा किया गया था, क्योंकि उसने सारे कागजात दिलवा। अब जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, आपने सुना कोई किसी बड़े दफ्तर में कोई आग लगी हो, कोई रिकॉर्ड जल गया हो, कोई मेट्रो का, कोई एलडीए का, कोई इस तरह के जमीनों का रिकॉर्ड के जलाओ? ये सिर्फ शरीफों नहीं, के वो दौर में होता इसलिए एक है, अब सेकंड नहीं हो मैं आपको रहा। बताऊं। वो जनाब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि इनका ना तो कोई जुडिशियल सिस्टम है, ना ये किसी चीज को परसू कर रहे हैं। मैं आपको आई कैन बेट ऑन इट, अगर आज भी इनके कोई केसेस उन्होंने एलडीए के दफ्तर में से कुछ निकाले या इधर से दूसरे किसी दफ्तर से निकाले, आग आज भी लग जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, उनके बंदे वहां पे मौजूद हैं, आग आज भी लग सकती है। दैट्स वेरी सैड। आई मीन ये तो मुतलका इदारों को इस पे सोचना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए। लेकिन वेरी क्विकली हमने वो मीडिया पे बात करनी थी। हाँ, तो मीडिया पिछले मीडिया 36 पे आपने जो घंटों के बात की अंदर थी मैं दो आपको बड़ी बताता हूँ। इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं पिछले दिनों में देख रहा था कि हमारे जो मीडिया है ना, इतना मायोपिक है, यानी उसको पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है। मैं हैरान होता हूँ। देखिए, हम भी मीडिया में रहे हैं, हम भी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं, स्टूडेंट ऑफ मीडिया हैं, देखते रहते हैं चीजों को। यार फॉर गॉड सेक, आप नेशनल लेवल पे भी चीजों को टैकल कर रहे होते हैं और आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी आंख को खुला हुआ रखते हैं। लेकिन इतने इतने बड़े इवेंट्स हुए हैं, इतनी इतनी जबरदस्त रिपोर्ट जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में आ रही थी, वो नोबडी हैज टेकन देम अप। अभी आपने जिस तरह पहले जिक्र किया, वो जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है, उसको आप देख लीजिए। इसी तरह मुख्तलिफ चीजें जो है वो आ रही हैं इंडिया के हवाले से। इतना ज्यादा इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इतना ज्यादा किया जा रहा है, और हमारा मीडिया जो है वो चुप करके बैठा है। देखिए, अब आपने जैसे कहा कि कल की ये खबर है, परसों की बल्कि खबर है, कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है दिल्ली में। अब मेरी जो पॉलिटिकल नॉलेज है, मैंने नहीं कभी सुना कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर को समन किया गया हो। समन का हाँ, मतलब होता समन है किया, कि आपके बिल्कुल, पास कोई चॉइस नहीं होती, ऑप्शन आप नहीं है। कहते हैं कि मैं नहीं आता। बस, तो उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को समन किया, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो किसान लॉ है, फार्मर लॉ पे बहुत डिबेट हुई यहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। और ये इतनी बड़ी खबर थी। और पाकिस्तान के चैनल्स, कोई भी आप, मैंने काफी चैनल्स को सर्फिंग किया, किसी चैनल में इसका कोई जिक्र नहीं था। और अगर उन्होंने कहीं जिक्र भी किया तो कोई छोटी सी बस वैसे हो गए, तो अच्छा उन्होंने बरतानवी हाई कमीशन की तरफ किया। यानी उन्होंने इस चीज को, इसकी सिवियरिटी को नहीं बताया कि इंडिया जो है वो इस बात से कितना ज्यादा नाराज हुआ है कि उसने बरतानवी सफीर को तलब किया अपने फॉरेन ऑफिस के अंदर, उसको पूछने के लिए कि हाउ डेयर यू, कि तुम अपनी पार्लियामेंट के ऊपर में बैठ के हमारे फार्मिंग लॉ के ऊपर क्यों डिबेट कर रही है तुम्हारी पार्लियामेंट। अब ये इतनी बड़ी खबर थी कि इस पे तो प्रोग्राम होने चाहिए थे, इस पे तो एक्सपर्ट्स को बात करनी चाहिए थी, फार्मर्स के बारे लेकिन में रेटिंग बात नहीं करनी आती चाहिए ना। थी। ये तो एक तो रेटिंग हमें लेके बैठ गई है इस मुल्क को। तौबा इस्तगफार, नौजुबिल्ला, अगर कोई नुकसान पहुंचा तो इस रेटिंग की वजह से पहुंचेगा, क्योंकि ये रेटिंग जो है ये सिर्फ वो चीजें दिखाती है जो कि नहीं दिखानी चाहिए, और जो दिखानी चाहिए उनके ऊपर कहते हैं कि हमारी रेटिंग नहीं आती। देखें, जो मीडिया से रिलेटेड वहां के जो लोग हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे भी हैं ना, आप उनसे भी, उनका भी जो नॉलेज है मीडिया के बारे में, मीडिया वॉर के बारे में, मीडिया, वो बस वो आईएसपीआर वाले हैं, वो बेचारे कभी खड़े होके वो बोलते हैं, लेकिन वो एक बंदा कितना को बोल सकता है। अब वो क्या करते हैं कि वो हाइब्रिड वॉर और फिफ्थ जनरेशन वॉर और फोर्थ जनरेशन वॉर के, अब एक, आपको पता है एक चीज का, और आपने डायग्नोज कर ली एक बीमारी, और आप उस बीमारी का इलाज ही कोई नहीं कर रहे, तो उस डायग्नोसिस का आपने, ऐसे ही है कि मुझे कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे कि आपने ये दवाई खानी है, और मैं दवाई खाने के बजाय वो प्रिस्क्रिप्शन अपनी जेब में डाल लूं और मैं फिरता रहूं और मैं सोचूं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा। यानी जो उनका, जो उन इदारों का भी जो किरदार है और उनकी जो थिंकिंग है, वो बड़ी लिमिटेड है। वो अपने उस बबल से जो है वो बाहर निकल के नहीं देखते। अब आप और मैं जैसे इंटरनेशनल जर्नलिज्म करते हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम प्रोग्राम करते हैं, हम बताते हैं जो चीजें हो रही हैं। लेकिन उनका जो रवैया है, अब उनको वो छोटी सी कोई बात हो जी, उन्होंने मुक्तदर इदारों ने बोला, भाई मुक्तदर इदारे अब क्यों नहीं बोलते? उन्होंने फार्मिंग लॉ पे क्यों नहीं कोई प्रोग्राम करवाया? उन्होंने इस पे, ये फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट आई है, इस पे क्यों नहीं कोई प्रोग्राम करवाया? देखें, मतलब ये जो, आपने फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट की बात की है शायद, ये इतनी बड़ी रिपोर्ट थी, यानी जिस रिपोर्ट ने साफ तौर पे, हालांकि आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया पे कितना इन्फ्लुएंस है इंडियंस का और कितनी ज्यादा उनकी वहां पे इंग्रेस है,
इसके बावजूद देखें, ये एक रिपोर्ट आई जिसमें ये साफ कह दिया गया कि इंडिया इज नो मोर अ फ्री कंट्री। कितनी बड़ी बात है कि ये पार्शली फ्री रह गया, ये फ्री नहीं रह गया। उससे अब अगर पाकिस्तान को चाहिए था कि ये उठाता इस बात देखिए को सीएनएन और ने इंटरनेशनल इस लेवल पे पे ये तो 10 बताते हैं मिनट कि से यहाँ ज्यादा का ये जो प्रूफ है। लोग सीएनएन ने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आके, ये गलत कर रहे हैं, ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी नहीं की जा सकती। देखिए सीएनएन ने कुछ 10 मिनट के करीब जो है फरीद जिक्रिया ने इस पे पूरी रिपोर्ट की है, वो आपने देखा होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बड़े चौगादरी लोग हैं, वो मीडिया चैनल पे बैठते हैं, उनके उनसे या तो मतलब बिल्कुल उनका कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैं उनको कोई अननेसेसरी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी भी अपनी लिमिटेशन है। हमें हर चीज मीडिया पे नहीं डाल देनी चाहिए कि मीडिया क्यों नहीं कर, मीडिया की भी अपनी लिमिटेशन, उनकी कैपेसिटी का इशू है। जिस तरह इदारों की कैपेसिटी का, एजेंसीज की कैपेसिटी का इशू है, अब उनके अंदर वो ये चाहते हैं कि हर काम वो मुफ्त में उनको हो जाए, हर काम वो फ्री करना चाहते हैं। कोई गिरी हुई चीज मिल जाए, कहीं रास्ते में से कोई गिरी हुई चीज मिल जाए, यानी एक जो प्रॉपर एक प्लान होता है। जैसे उन्होंने 15 साल EU डिसइंफॉर्मेशन ने बताया कि उन्होंने 15 साल तक अपनी सारी वेबसाइट चलाई और आप होते रहे, आपको नहीं पता लगा कि ये कहाँ से हो रहा है, इसका किसी ने एनालिसिस नहीं किया। जो अल्टरनेटिव मीडिया है जिसकी आप कल बात कर रहे थे, अल्टरनेटिव मीडिया जब तक उसको एम्पावर नहीं किया जाएगा, जब तक उसको, अब जो यूट्यूबर्स आके खबरें बता रहे हैं वो मेन मीडिया नहीं बता रहा, और नहीं हालांकि बताते। उनमें से कई लोग जो है वो जर्नलिस्ट भी नहीं है। और लेकिन उसके बावजूद, जैसे मैंने आपको कोर्ट हेयरिंग्स की प्रोसीडिंग्स बताई कि अदालतों में शरीफों के साथ अदालतें जो है वो क्या सलूक करती। आज उन्होंने उस्मा बुखारी ने को जज ने जो है वो कमरे से बाहर निकाल दी। उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा जी मैं उस्मा बुखारी हूँ, मैंने LLB किया। उसने कहा तुम्हारा इस केस से क्या ताल्लुक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शहबाज शरीफ ने और हमजा ने उसको कमरे से बाहर निकाला कि तुम बाहर जाओ यहाँ से। यानी इस तरह के जो ड्रामे और ड्रामेबाज किस्म की जो औरतें हैं, उन्होंने उनको रखा हुआ है और उनको कोई अदालत के डर लेकिन पर एक अंतर चीज तो ख्याल नहीं देखें, है। एक चीज तो देखें, शायद एक चीज तो तय है। नंबर एक ये कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इट्स नॉट परफॉर्मिंग, इट इज नॉट डिलीवरिंग। जो इन लोगों ने पालतू और फालतू किस्म के लोग रखे हुए हैं, ठीक है, दोनों ही परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं आपको सही बताऊं, मैं पर्सनली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको वॉच करने के लिए ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग बाहर से इसको देख रहे हैं, ये शायद अंदर से इसको देखने की इनके अंदर सख्त नहीं है, इनके अंदर ताकत नहीं है और सलाहियत भी नहीं है। लेकिन देखिए अब मैं जो आप असल बात है वो ये एक्सक्लूसिव है, आपके असल साथ बात शेयर ये है, करता हूँ। असल बात ये है शायद कि अब मेरा ख्याल है स्टेट को ये डिसीजन लेना चाहिए और लोगों को भी ये डिसीजन लेना चाहिए कि देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर अल्टरनेटिव मीडियम। जो अल्टरनेटिव मीडिया है उसको उसको सपोर्ट किया जाए, उसको क्रिएट किया जाए और उसको फ्लरिश होने दिया जाए, ताकि वो इन चीजों से ऊपर उठ के नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अपना काम कर सके। देखें ये अपने बंदों को, जो पाकिस्तान की जो एकेडमिया है या जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको वहाँ के इदारे जो है वो खुद उनको वल्नरेबल छोड़ देते हैं। वरना अभी मैं आपको लेटेस्ट मिसाल देता हूँ, मित्तल ग्रुप एक है इंडिया का, उन्होंने एक स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया। बाबर अली के नाम की चेयर है ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज के यूनिवर्सिटी के अंदर, जो 6 महीने का उन्होंने एक सेमेस्टर के लिए उन्होंने रखा है। उसकी कॉस्ट उन्होंने कहा कि जी हम आपको $20,000 देंगे, और $5,000 अगर कोई आपके मजीद एक्सपेंसिस हो गए तो वो भी हम दे देंगे। और उसमें उन्होंने किन को टारगेट किया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोफेसर है, कोई PhD, कोई पोस्ट ग्रेजुएट यानी पोस्ट डॉक्टोरल PhD का कोई बंदा हो। अब इस पूरे चीज के साथ ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो लोग इनको इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहां के जो इदारों के जो लोग हैं वो हंस रहे हैं बैठ के। भाई जब तुमने अपने लोगों को खुला छोड़ दिया, तुमने उनको कोई लुक आफ्टर नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको एम्पावर नहीं किया, ये भी एक बड़ा अहम इशू है। फिर आप बाद में बैठ के कहते हैं कि जी आप झंडा लेके आ जाते हैं कि जी आप मुल्क के नाम पे करें जी आप। भाई जो रियलिटी है, अगर पाकिस्तान में किसी का मुजरा हो रहा हो ना, तो वहां पे ये अरबों रुपया करोड़ों रुपया लुटा देते हैं। लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट का काम है इंटरनेशनल मीडिया में, यहाँ पे जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं लंदन के अंदर खुसूसी तौर पे, वो बेचारे, उनको 20-20 50-50 पाउंड इस तरह के दे के तो उन्होंने सारा दिन खड़ा किया होता है, वो बेचारे खड़े होते हैं। अब मैं उनको बस ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत चलिए, बता रहा हूँ कि हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उनकी कोई ना कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, ना उनकी कोई एम्पावरमेंट हुई है। अब वो बेचारे आगे खड़े हो जाते हैं इनके शरीफों के घर के बाहर। ये उनसे चाहे भी, यानी जब मरियम कुलसूम नवाज जब हॉस्पिटल में थी तो वो सारा दिन खड़े रहते थे वहां पे। मैंने कहा तुम चल गए, हमें टॉयलेट जाने के लिए भी कोई नजदीकी कोई रेस्टोरेंट, कोई पब
बाहर हमें ढूंढनी पड़ती है। और मैंने कहा तुम खड़े क्यों रहते हो वहां पे सर, तुमने क्या स्टोरी निकाली? लेकिन वही जो 10-12-15 लोग हैं उनमें से को 2-4 को शरीफों ने भी पैसे दे दिए थोड़ा बहुत, चलो भी उनका भी दाल दलिया चल रहा है, उनको भी उन्होंने खरीद लिया कि वो भी उन्हीं की वो गीत गाएंगे सारे। तो हमें इससे कोई नहीं है ये तो, ये जब तक आप मीडिया को ये नहीं समझेंगे कि मीडिया एक स्टेट का ऑर्गन है और आप उसको स्टेट का ऑर्गन विद नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, आपको कोई इंटरनेशनल जगह पे स्पेस नहीं देगा। कोई आपके साथ मोहब्बत नहीं करता जब तक आप अपनी जंग खुद नहीं लड़ेंगे। लेकिन असल में तो जब अपनी कमजोर टीम के साथ लड़ेंगे, व्हेन यू प्ले विद द वीक टीम यू प्ले फॉर द एनिमी। ये असल मेरा में जो है वो बड़ा बात ये है कि टू कट इट शॉर्ट मैं आपको बताऊं, देयर इज नो स्ट्रेटजी, कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई प्रायोरिटीज में कोई बात नहीं है, एक हैपहैजर्ड किस्म की सारी की सिलसिला चल रहा है। एक जो होता है ना कि मरबूत कोई हिकमत अमली होना, जिसका पता हो कि ये इस तरह चीजें करेंगे तो ये इसके रिजल्ट्स आएंगे, देयर इज नो वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी। तो फिर जब नहीं होगी तो फिर यही कुछ होगा। शायद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह राब्ता रहेगा और कल देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है, और उस रिजल्ट के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस जो है वो आपके साथ शेयर कर सके। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाया खेशरा खुदानी हिसाब है कम बेशरा। मुझे राक्साना को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।